शुरुआत हुई मंत्रलोक में, एक मैजिकल दुनिया जिसके आसमान में एक तोता उड़कर ब्लू सिटी के राजमहल की तरफ जा रहा है। इसी दौरान ब्लू सिटी को देखते हैं जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं, वो बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। तोता उड़ते उड़ते कहने लगा, कभी कोई सीधा रास्ता क्यों नहीं होता इन जादुई दुनियाओं का, हर बार गोल गोल पहाड़ और बादलों से बचते हुए जाना पड़ता है। खैर तोता रानी के किले में पहुंचा। रानी सरसी शक्तिशाली पर घमंडी मांत्रिक थी। उसने तंत्र मंत्र की विद्या हासिल कर ली तो इन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल कर एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, क्योंकि इसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। तोता बोला, आपकी बहन मेलेडी आपको वो अमृत देने के लिए तैयार है जिससे आप अमर हो जाएंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी जादुई सिल्वर जूते देने होंगे। पर सरसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद का एक अमृत बनाने में लगी थी। उसने सबसे पहले राक्षस की आंख, सूखे पड़े बड़े कीड़े, सांप का जहर जैसी चीजों का घोल बनाकर एक अमृत तैयार किया, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। चालाक तोते ने सोचा, अरे ये तो देख ही नहीं रही है, चलो चुपके से जूते निकालकर फटाक से उड़नछू हो जाता हूँ। लेकिन सरसी ने देख लिया, उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी हालत पतली कर दी। तोता रहम की भीख मांगने लगा। आखिर में अमृत में डालने के लिए एक जादुई फूल बरीगोन की जरूरत थी, जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो गुस्से में अपने नौकर चकोफ को बुलाया। चकोफ दौड़ते हुए बरीगोन फूल लाया, जो 20 साल में सिर्फ एक बार खिलता था। सरसी ने उसे भी घोल में मिलाया, फिर उसे बोतल में भर के किले की चोटी पर पहुंची और उस बोतल को जमीन पर दे मारा। बोतल टूटते ही एक बड़ा बवंडर बन गया, जिसके चारों तरफ गोल गोल तेज हवाएं चल रही हैं। रानी सरसी हंसती हुई कहने लगी, चकोफ मेरे नौकर, अब तू देख मैं कैसे इस दुनिया पर राज करती हूँ। सारे इंसान मारे जाएंगे, ये दुनिया मेरे बवंडर के अंधेरे की चपेट में आ जाएगी, हर कोई डर के मारे मेरी जय जयकार करेगा। फिर हम एक परिवार को गाड़ी से जाते हुए देखते हैं, जिसमें अलीना, उसका डॉगी टोनी और मॉम डैड छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर जा रहे हैं। डैड ने कहा, देखा है मेरी ये तरकीब काम आई, अलीना की मोबाइल और गैजेट से दिन भर चिपके रहने की गंदी आदत ऐसे छूटेगी जब वो बाहर की दुनिया को घूमेगी, हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ों और उस पर बसे जानवरों को देखेगी। अलीना को पढ़ने के लिए किताब भी दी, जिसे अलीना बहुत मजे के साथ पढ़ रही है, पर असल में अलीना किताब नहीं मोबाइल छुपके से चला रही थी। किताब के पन्नों को मोबाइल के आकार में काटकर उसमें मोबाइल रख चलाई जा रही थी। मॉम डैड को भनक तक नहीं लगी, बेचारे सोचे जा रहे थे कि उनकी बेटी कितनी भोली मासूम है। लेकिन टोनी के कारण डैड को मोबाइल दिख गया तो किताब छीनकर बोले, नहीं ये नहीं चलेगा बेटा, हमने मिलकर फैसला किया था कि इस ट्रिप पर कोई भी मोबाइल गैजेट्स इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। अलीना बोली, हमने नहीं, आपने और माँ ने, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, और गुस्सा होकर गाड़ी रुकवाकर बाहर आ गई। मैं मोबाइल के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, जिद मत करो बेटा, ये सुंदर दुनिया को देखो, मोबाइल में कुछ नहीं रखा, असली जीवन, सुकून, सुख शांति ये है। लेकिन अलीना जिद छोड़ने को तैयार नहीं, तो डैड ने मोबाइल पीछे वाली आरवी में जाकर रख दिया। बोले, जब तक ये ट्रिक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये नहीं मिलेगा। तो अलीना गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तब वो बवंडर जिसे उस रानी सरसी ने तैयार किया था वो इनकी ओर आ रहा होता है। उस बवंडर को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कहाँ से आ गया अचानक से? तब टोनी ने एलिना को खींचा। अबे जिद्दी पागल लड़की, भाग ना, अब मरवाएगी क्या? माँ बाप ने एलिना को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी शुरू करी, लेकिन टोनी पीछे वाली आरवी में चला गया, जिसका पीछा कर एलिना भी उसके अंदर चली गई। डैड ने सीधा 5वां गियर डाला, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन बवंडर की चपेट में वो आ चुके थे, जिससे आरवी और उसके अंदर मौजूद एलिना और टोनी बवंडर के साथ उड़ गए। एलिना को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। चिल्लाई, पापा मुझे बचाओ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पर इस दौरान आरवी पूरी तरह बवंडर में घूम रहा था और आरवी के अंदर एलिना और टोनी भी गोल गोल घूम रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एलिना को होश आया। टोनी ने कहा, शुक्र है तुम जिंदा तो हो, वरना मेरा क्या होता। एलिना चौंक गई। टोनी, तू इंसानी भाषा बोल सकता है? टोनी कहने लगा, अरे मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ, पर लगता है तुम्हारे सर पर चोट लगने से तुम्हारे नैन नक्श खुल गए हैं। चलो अच्छा है, तुम मेरी बात समझोगे। एलिना जैसे ही आरवी का दरवाजा खोला तो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों के सामने एक नई सुंदर दुनिया थी जो उसने पहले कभी भी देखी नहीं थी, पर उसकी आरवी किसी भी वक्त नीचे गिरने वाली थी। टोनी बोला, अरे निकलते हैं, मुझे नहीं मरना। लेकिन एलिना को तो अभी भी फोन की ही पड़ी थी, उसे ही ढूंढ रही है। पर एन वक्त पर उसे फोन मिल गया और एलिना टोनी जल्दी से नीचे उतर गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। एलिना ने नीचे देखा तो उसे शहर के निवासी नजर आए, जो एलिना को एक परी समझ रहे हैं। इतना कम नहीं था कि वो गिरी हुई आरवी को कोई उड़ता घर समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि एलिना ने ही उस दुष्ट मांत्रिक सरसी का अंत किया है। तभी चकोफ सामने आया, बोला, मैं तुम सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ, रानी सरसी मर चुकी है, इसलिए झूमो नाचो खुशियाँ मनाओ। अब सरसी और किसी पर जुल्म नहीं करेगी। और हाँ, क्योंकि मैं उसका खास सेवक था, इसलिए अब से मैं आपका नया राजा हूँ। अब ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। कहने लगे, तुम और हमारे राजा? तुम क्या कोई परी या जादूगर हो? तंत्र मंत्र शक्ति जानते भी हो क्या? अबे क्या मजाक चल रहा है? अब कोई भी जोकर उठकर कहेगा कि वो हमारा नया राजा है और हम चुपचाप मान लेंगे। इतनी भारी बेइज्जती सुन चकोफ का दिमाग खराब हो गया। तुम सबने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा और तुम सब पछताओगे। फिर चला
आ गया। फिर शहर के लोग एलिना की जय जयकार करने लगे कि आप हमारी नई रानी हो, आपने हमें आजाद किया है। तोते ने भी सोचा अब इस शहर को कौन चलाएगा कि तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, जिसे देख लोग बोले देखो बेला आ गई। बेला एक अच्छी परी थी जो येलो सिटी की रानी है। कहने लगी सबसे पहले तुम थोड़ा सा वहाँ से जरा से हट जाओ, क्योंकि मेरी दीदी सरसी नीचे मरी पड़ी है, उस पर तुम्हारी गाड़ी गिर गई थी। एलिना ने कहा माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं इस दुनिया में कैसे आ गई पता नहीं। मेरा यकीन करो, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक बच्ची हूँ। बेला बोली बुरी तुम नहीं, मेरी बहन सरसी थी जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वो इंसानों को मारना चाह रही थी। टोनी ने पूछा तुम कैसी हो, बुरी या अच्छी? अरे नहीं नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ। एलिना ने सवाल किया पर ये नीचे खड़े अजीब से लोग इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? ये बुरे हैं क्या? तुम गलत समझ रही हो, ये लोग तो सरसी के मरने से खुश हैं, क्योंकि इन्हें अब गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। एलिना पूछती है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, आखिर मेरी आरवी तुम्हारी दीदी पर ही क्यों गिरी, और कहीं भी तो गिर सकती थी। बेला कहती मेरी दीदी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए उसने मंत्र शक्ति से ये बवंडर उठाया, तो मेरी जादुई किताब ने मुझे तुम्हारी गाड़ी खाली दिखाई, मैंने उसके बवंडर को घुमाकर उसी पर हमला करना चाहा और इसीलिए इस खाली आरवी को उसी बवंडर में फंसाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरवी के अंदर कोई है। अरे पर मुझे अपने आपसी झगड़े में क्यों फंसा लिया? अच्छा खासा इंटरनेट चला रही थी और यहाँ उड़कर आ गिर पड़ी, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? आप ही ना कोई मंत्र पढ़कर मुझे घर भेज दो। लेकिन बेला के पास कोई भी ऐसी मंत्र शक्ति नहीं है। कहने लगी मेरी दीदी सरसी बुरी जरूर थी, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली थी, पता नहीं कैसे पर किस्मत तुम्हें यहाँ पर लाई है। एलिना ने कहा ठीक है, फिर से बवंडर उठा दो, मैं उसमें उड़कर वापस घर चली जाऊंगी। मैं नहीं कर सकती, मैं उस तरह का जादू नहीं जानती। उदास होकर एलिना नीचे खड़े शहरवासी की तरफ देखने लगी। वही लोगों ने खुशी में अपनी टोपियां फेंकना चालू करी, ये जानकर कि हमारी नई रानी एलिना यहाँ फंस गई है, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमेशा पूरी जिंदगी। हरगिज़ नहीं, कोई तो रास्ता होगा। बेला ने जादुई किताब के पन्नों को दिखाकर समझाया कि इस दुनिया के कई राज्यों को जादूगर ही चलाते हैं, जैसे ब्लू सिटी को सरसी चलाती थी, येलो सिटी की रानी मैं हूँ, वही मेरी छोटी बहन मेलेडी पिंक सिटी पर राज करती है। बेला फिर उसे नक्शे में एक जगह दिखाती है जहाँ गुडविन नाम का सर्वशक्तिशाली जादूगर राज करता है। उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुँचा देगा, लेकिन उस तक पहुँचना आसान नहीं है। इस सफर में तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर सच में उस तक पहुंचना है तो मैं रास्ते में किन्हीं 3 लोगों की मदद करनी होगी, जिससे गुडविन की एमराल्ड सिटी तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। एलिना बोली यहाँ लोगों की रानी बनने से अच्छा है कि मैं घर वापस जाकर अपने डैड की जिद्दी बेटी बनूं। राज करना मेरे बस का नहीं, तो बताओ रास्ता कैसे जाना है? तो मैं पीला रास्ता पकड़ लो और इस रास्ते को छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, वरना भटक जाओगी और तुम्हारा सामना कई खतरनाक राक्षस और बुरे जादूगरों से होगा। इस पीले रास्ते पर आखिर में तुम्हें एमराल्ड सिटी मिलेगी जहाँ गुडविन राज करता है। और ये बताकर बेला गायब हो गई। दूसरी ओर शहर के लोग तो अभी भी चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही हमारी रानी हो, लेकिन एलिना को किसी तरह बस यहाँ से खिसकना था तो जाने लगी। लेकिन बवंडर में उसका एक जूता कहीं खो गया। परेशान हो गई कि इतना लंबा रास्ता, वो भी जंगल पत्थरों से भरा हुआ, मैं बिना जूते के कैसे जाऊंगी? इतने में टोनी सरसी के वही तो जादुई सिल्वर जूते ले आया। कहने लगा एक तोता इसे खींचकर ले जा रहा था, तो मैंने उसे डराकर भगा दिया। शाबाश टोनी, तुमने पहली दफा बढ़िया काम किया। पर जूते एलिना के छोटे पैरों के हिसाब से बहुत बड़े थे, पर जैसे उसने पहने जादू से सिल्वर जूते उसके पैरों में एकदम फिट हो गए। ये देख एलिना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ तो हर चीज में जादू है। एलिना और टोनी फिर अपने सफर पर चल पड़े। वही मौजूद लोगों ने हवा में हाथ हिलाकर कहने लगे रानी एलिना, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे। उधर पिंक सिटी में मेलेडी दरबार में एक जोड़े को बंदी बना के उनके साथ खेल रही है। जो भी तुम में से सबसे पहले अपनी आंखें झपकाएगा वो मुजरिम साबित होगा, वही दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। तब लड़के ने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद की आंख झपका दी। रानी साहिबा, मैंने आंख झपकाई, मैं ये खेल हार गया हूँ, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। तूने लड़की को बचाने के लिए सब जानबूझकर किया है और मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो बुराई की रानी हूँ, झूठ, फरेब, धोखा, नफरत ये सब मुझे पसंद है, इसलिए जाओ तुम्हारे झूठ को माफ किया। लड़का लड़की मुस्कुराए, हम बच गए। दोनों बोले रानी मेलेडी आप तो कमाल बेमिसाल हो। मेलेडी बोली अरे नहीं नहीं रुको, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद है, पर मुझे प्यार से नफरत है। इस दुनिया में प्यार जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। मेलेडी ने सिपाहियों को बुलाकर इन दोनों को काल कोठरी में डलवा दिया। ऐसा करके मेलेडी को सुकून मिला। इतने में तोता आ जाता है, बताता है बुरी खबर है रानी जी, ब्लू सिटी की रानी सरसी मर चुकी है। जिसे सुन मेलेडी ने पहले तो शाही पर्दा मंगाकर उसे उड़कर कुछ पल दुख मनाया, लेकिन फिर वो बहुत खुश हुई। अब वो सिल्वर जूते मेरे होंगे, जिससे मैं इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी कि सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। उस महान सर्वशक्तिशाली जादूगर गुडविन की सरकार गिरा के तख्ता पलट कर दूंगी, हर कोई मेरा गुलाम होगा। पर रानी जी वो जूते एलिना के नाम की छोटी लड़की ले गई है, जिसके ऊपर गिरने से सरसी मारी गई थी। अबे तोते के बच्चे तू क्या कर रहा
रहा था जब वो जूते ले जा रही थी। तू किसी काम का नहीं है, अब जाओ और जूते लेके आओ। तो तोता भी एलिना के पीछे उड़ गया, पर मेलेडी को तोते पर भरोसा नहीं था, तो उस पर नजर रखने के लिए अपनी जादुई आंख निकालकर उसके पीछे लगा दी। एलिना चलते हुए कद्दू के खेत में पहुंची, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई भी ना मिला जिसे मदद चाहिए थी। टोनी, मैं थक गई हूँ और फोन भी काम नहीं कर रहा। उसी कद्दू के खेतों के बीचों बीच एक बिजूका मौजूद है, तो टोनी भाई साहब ने सूसू की धार शुरू करी, जैसे एक बिजूका हिला। डरा के टोनी को भगाने की कोशिश की, भाई इधर मत कर। टोनी ने घबराते हुए एलिना को बताया ये जिंदा है, अभी हिला था, लेकिन एलिना के देखने पर बिल्कुल भी नहीं हिला। तो एलिना ने टोनी को डांट लगाई, जुबान मिल गई है तो मुझे ही उल्लू बनाओगे? जागते हुए सपने देख रहे हो? चुपचाप जल्दी करो, हमें और आगे जाना है। वो आगे बढ़े तो तोता आकर उनके सामने बैठ गया। एलिना, मैं एक इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बुरी जादूगरनी मेलेडी ने मुझे तोते में बदलकर कैद कर रखा है। एलिना बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जरूर करूंगी। उधर ये सब मेलेडी अपनी जादुई आंख के जरिए देख रही थी। तोते की बात सुन बिजूका खुद को हिलाकर अजीब इशारे करते हुए तोते की खुफिया चाल का खुलासा करने लगा कि इस पर विश्वास मत करो, तोता झूठा है। तब एलिना ने भी उसे देख लिया तो उसके पास आई। अब तोते की पोल खुल न जाए इसलिए बिजूका के हाथ पर बैठ धमकाने लगा, देख तू मेरे मामले में दखल मत दे, वरना तुम्हारी झाड़ को रानी से कह के जलवा दूंगा। रानी मेलेडी की सजा को जानते हो ना, उन्हें किसी भी कीमत पर एलिना के सिल्वर जूते चाहिए बस। लेकिन बिजूका उसकी धमकी को हल्के में लेता है। अबे तू जा रे, निकल यहाँ से। अब उनकी कहा सुनी को एलिना अपने फोन से क्लिक करने लगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। लेकिन तोते का फोन किसी तरह का यंत्र लगा, कहीं ये लड़की मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर रही है, इसलिए भाग जाता हूँ। और तोता डर के मारे उड़न छू हो गया। तोते के जाने के बाद बिजूका ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुंह तो था नहीं, तो बोलता कैसे? और एलिना समझती भी कैसे? एलिना बोली, कोई ना, मैं अभी तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। पर बिजूका के सर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए एलिना ने उसे गिरा के मुंह बनाने का फैसला किया। लेकिन एलिना की जोरदार लात से बिजूका हवा में उड़ गया और सीधा मेलेडी की जादुई आंख से टकरा के एक कद्दू पर जा गिरा। एलिना फिर उसका मुंह बनाती है, और उसने मुंह बनाया नहीं, बिजूका की बकबक शुरू हो गई। पता चला ये बिजूका एक इंसान है। एलिना को 3 इंसानों की मदद करके उन्हें अपने साथ ले जाना है। बिजूका अब भी बड़बड़ाए जा रहा था, तो टोनी भाई साहब ने कह दिया, मुंह तो मिल गया, पर बिजूके तुझ में दिमाग की सख्त कमी है। जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। जिससे बिजूका को याद आया, हाँ उसे एक हमेशा से दिमाग चाहिए था। एलिना बोली, हमारे साथ चलो, गुडविन तुम्हारी दिमाग की इच्छा को पूरी कर देगा। बिजूका मान गया और फिर उन्होंने कई सारे सुंदर पहाड़ों को पार किया, फिर बड़े से झरने और नदी के पुल पर चल के आगे बढ़े। एक जगह पर एली अपने फोन को देखती है और टावर ढूंढने की कोशिश करती है। बिजूका बोला, तुम ऐसे हाथ ऊपर इधर उधर कर क्या अजीब हरकतें कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? बिजूका, मुझे इंटरनेट चाहिए। बिजूका ने पूछा, इंटरनेट वो कौन है? तुम्हारा दोस्त है क्या? उसका हुलिया कैसा है? अरे नहीं नहीं, इंटरनेट को कोई देख नहीं सकता, पर तुम्हारे हर सवाल का जवाब होता है उसके पास। बस ये सुनते ही बिजूका का सर घूम गया, हैरान रह गया, जो दिखता नहीं उसे ढूंढ रही है पागल लड़की, बताओ। खैर फिर रात हो गई, वो तीनों जंगल में पहुंचे। दूसरी तरफ मेलेडी को जल्द से जल्द सिल्वर जूते चाहिए थे, इसलिए सिपाहियों से कहकर काल कोठरी से सबसे खतरनाक नरबख्शी को बुलवाया। मेलेडी फिर उसके सामने कुछ मंत्र कहती है, जिसके जरिए कुछ मशरूम्स पनपते हैं, उनमें से इंसानों की आवाज निकलती है, जिन्हें सुनकर वो नरबख्शी बहुत खुश हो जाता है। और तब मेलेडी उसके जंजीरों को खोल देती है। मैं तुम्हें सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें घर भी जाने दूंगी, अपने परिवार से मिल सकोगे अगर तुम एलिना से वो सिल्वर जूते ले आओगे। ये कहकर वो उसे एक नीली बोतल देती है और वो खुश हो जाता है कि अब मैं अपने मन से बहुत सारे इंसानों को खा सकूंगा। नरबख्शी ने पूछा, वो लड़की खाने को मिलेगी? हाँ जरूर, उसे भी खा लेना, पर पहले वो जूते लाओ। नरबख्शी तुरंत सिल्वर जूते लेने चला जाता है। उधर जंगल में एलिना को एक तेल छिड़कने जैसा छोटा डिब्बा ऑयल कैन मिला। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई, तो टोनी उसके पीछे भागा। एलिना चिल्लाई, अबे डॉगी महाराज, हमें पीला रास्ता नहीं छोड़ना है, चुपचाप वापस आओ। लेकिन टोनी भाई साहब नहीं रुके। आगे उन्हें मिली लोहे की मूर्ति, जो इंसान जैसा दिख रहा है, पर हर जगह जंग लगी हुई है। एलिना ने कहा, देखो वो रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं, मतलब ये जिंदा है। मूर्ति ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जंग लगने के कारण उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो एलिना ने उस ऑयल कैन से थोड़ा सा तेल उसके मुंह में डालती है, और अब उसका मुंह थोड़ा सा हिल पाता है। तो कहता है कि थोड़ा सा तेल मेरे हाथ पैर में भी डाल दो प्लीज, कम से कम थोड़ा हिल तो पाऊंगा। एलिना भी वैसा ही करती है। हेलो, मेरा नाम टिन मैन है, और अच्छा हुआ तुमने मेरा खोया हुआ ऑयल कैन ढूंढ लिया और मेरी मदद की, वरना मेरे तो पूरे शरीर में जंग लग चुकी थी। असल में कई साल पहले मैं एक इंसान था और एक लड़की से प्यार करता था। अपनी और लड़की की साथ में तस्वीर भी दिखाई। हम दोनों बहुत खुश थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की की सौतेली माँ को रिश्ता अच्छा नहीं लगा,
तो उन्होंने ब्लू सिटी की रानी सरसी को पैसे दिए, जिसने सबसे पहले लड़की को सम्मोहित कर उससे दूर कर दिया और फिर उसके हथियार कुल्हाड़ी पर भी जादू करके उसे भी अपने वश में कर लिया। जब मैंने सरसी पर कुल्हाड़ी से हमला किया तो कुल्हाड़ी ने पलटकर मेरा एक पैर काट डाला, तो मैंने लोहार के पास जाके एक लोहे वाला पैर लगवा लिया। फिर बदला लेने के लिए एक नया हथियार से वार किया तो फिर से जादू से मेरा दूसरा पैर भी काट दिया, जिससे मुझे एक और लोहे का पैर लगवाना पड़ा। अलीना बोली, बदला तो लिया नहीं, उल्टा पूरे टीन के जंग खाए डब्बे बन के बैठ गए हो। इस दुनिया में कोई दिमाग से काम क्यों नहीं लेता है? फिर क्या हुआ? फिर क्या धीरे धीरे मैं ऐसा बन गया और मेरे दिल की जगह पर अब गेर मौजूद है। पर अब मैं उस सरसी को नहीं छोड़ने वाला। आ रहा हूँ मैं सरसी। ओए टिनमैन, रानी सरसी के ऊपर गाड़ी गिरी और वो कब की मर चुकी है। अब तुम बदला नहीं ले सकते, तुमने थोड़ी सी देर कर दी। वैसे मैं गुडबेन के पास जा रही हूँ, वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे दिल चाहिए जिससे मैं दोबारा से इंसान बन सकूंगा। तो बढ़िया है, चलो हमारे साथ। और टिनमैन भी उनके साथ हो लिया। अगली सुबह ये चारों एक पत्थरों वाली घाटी में पहुँचे, जहाँ एलिना और टोनी आगे आगे चल रहे थे। वहीं टिनमैन और बिजुका उनके पीछे। टोनी खिलौने से खेलने में लगा हुआ था, जिसकी आवाज से एलिना को चिढ़ मच गई। गुस्से में कहने लगी, लाओ इसे मुझे दे दो। पर मैं इसके बिना क्या करूँगा? ये सुंदर सुंदर दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है। हर जगह पहाड़, रंग बिरंगे फूल और इतना कहती एलिना को एहसास हुआ कि वो भी तो यही करती थी जब उसके माँ बाप उसे फोन से दूर रहने की सलाह देते थे। वो कितनी गलत थी। तभी माँ की आवाज आई, बेटा यहाँ आओ। ये आवाज कहाँ से आई टोनी? आवाज का पीछा करते हुए दीवारों पर वही नीले मशरूम्स मिले, जैसे इंसानों की आवाज आ रही थी, जिसकी धुन से वो कंट्रोल होती गई। उसी में से एक से उसकी माँ भी उसे घर बुला रही थी। टोनी जानता था कि ये सही नहीं है, तो आगे गया, पर नरबख्शी ने उसे जाल में फंसाकर ऊपर लटका दिया। एक जगह पर लिखा था कि गुडविन मांत्रिक यहीं पर रहता है। तो एलिना आगे गई। क्या तुम गुडविन हो? हाँ मैं गुडविन हूँ। तो मुझे मेरे घर भेज दो। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही इंसानों की मदद की है। नरबख्शी बोला, कोई ना, 2 भी चलेंगे। मैंने किताब के नियम बदल दिए हैं। चलो मेरी इस जादुई गाड़ी में सवार हो जाओ, पर तुम्हें पहले ये जूते उतारने होंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी पवित्र है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गंदे जूते पहनकर मेरी ये सुंदर गाड़ी को खराब करे। तो एलिना ने भी जूते उतार दिए और ये सब देख मेलेडी मुस्कुराई। आखिर मेरी चाल काम आई। नरबख्शी ने मेरा काम कर ही दिया। उधर टिनमैन ने अपनी कुल्हाड़ी से रस्सी काट टोनी को नीचे लाया। कुछ मत पूछो, एलिना को ढूंढो, वो मुसीबत में है। एलिना बोली, मेरे डॉग टोनी भी है साथ में, उसे आने दो। लेकिन नरबख्शी ने बताया, ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ एक ही जा सकता है। फैसला कर लो तुम या तुम्हारा डॉगी। कि तभी टिनमैन बिछू गया और टोनी ने उसे ढूंढ लिया। टोनी चिल्लाया, रुक जाओ एलिना, उसके साथ मत जाओ। पर एलिना दुखी होकर बैठ गई। रोते हुए बोली, माफ करना टोनी, लेकिन मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, घर जाना है। टिनमैन ने नरबख्शी को पहचान लिया। बिजुका को बताया, ये कोई गुडविन नहीं है, बल्कि लोगों को खाने वाला राक्षस है। पर मैंने इसकी धुलाई कर इसका मुंह जंजीरों से जकड़ के इसे बंदी बना लिया था। टिनमैन ने अपनी दोनों कुल्हाड़ी निकाली, वहीं नरबख्शी ने अपनी तलवार। उनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें बिजुका ने भी छलांग मार के लात मारी, जिससे नरबख्शी को चोट पहुंची। बिजुका बोला, अरे वाह, इसे लड़ाई करना कहते हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन फिर नरबख्शी ने जो इन दोनों की पिटाई करना शुरू किया, रुका ही नहीं। उठाकर बिजुका को पटक दिया। टिनमैन की भी कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसे बहुत मारा, लेकिन उसका शरीर तो पूरे लोहे से बना था, तो चोट लगती कैसे? कोई असर ही नहीं हो रहा था। बिजुका ने खुफिया योजना बनाई। टिनमैन ध्यान खींचकर नरबख्शी को पहाड़ के पास लाया, जिसके ऊपर बिजुका एक बड़ा पत्थर पकड़े खड़ा था और उसे उसके ऊपर गिरा दिया, जिसके नीचे दबकर नरबख्शी की बत्ती गुल हो गई। मेलेडी को ये देख बहुत दुख हुआ। रोने लगी कि मैं बस दुनिया पर कब्जा ही तो करना चाहती हूँ, तो मुझे ये बच्ची और उसके दोस्त करने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा इस बच्ची का? अब और क्या करूं उन जूतों को हासिल करने के लिए? अलीना को एहसास हुआ कि वो आदमी गुडविन नहीं था। टोनी सिल्वर जूते उठाकर उसे दे देता है और अब एलिना को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि टोनी ने यार उसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन एलिना काफी स्वार्थी थी और उसने तो कह दिया था कि पहले मैं घर जाऊंगी, टोनी के बारे में सोचा ही नहीं। टिनमैन ने पूछा, क्या तुम खुद उस गाड़ी पर बैठ गई थी क्या? इस पर एलिना कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया था। तो उदास होकर आगे चली गई, पर ये लोग उसे छोड़ते ही नहीं। फिर से पूछने लगे तो अलीना ने परेशान होकर बोल ही दिया, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं एक छोटी लड़की हूँ, पर तुम लोग बार बार मुझे ताना मारने में लगे हो। बस मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है। उसके उदास चेहरे को देख बिजुका और टिनमैन को बहुत बुरा लगा। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं पूछेंगे। फिर उन चारों ने फिर से पीला रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़े। दूसरी ओर मेलेडी गुस्से से तिलमिलाने लगी कि कोई भी किसी काम का नहीं। बताओ, इतना खतरनाक नरबख्शी एक मामूली बच्ची से हार गया। इस नरबख्शी ने तो मेरी नाक कटा दी। तभी चकोव उसके दरबार में आ पहुंचा। मैं हूँ बहुत काम का। एक बोतल दिखाई जिसमें मरी हुई रानी सरसी का बनाया हुआ जादुई अमृत है। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, इसलिए तोहफे के तौर पर इसे मैं आपके लिए लाया हूँ रानी जी, और हर तरह से आपकी मदद भी करूँगा, लेकिन बदले में मुझे ब्लू सिटी का राजा बना दो।
अमृत को देख के तो मेलेडी भी दंग रह जाती है कि इसमें तो कई सारी शक्तियाँ होंगी। ठीक है बना दूंगी राजा, लेकिन पहले वो सिल्वर जूते लाओ। अब देर मत करो और जाओ। तो चेकोव चला गया। दूसरी ओर गुफा को पार करते हुए टोनी को अजीब से बू आई। उसका पीछा किया। तब बाकी सभी टोनी को रोकने पीछे गए तो उन्होंने जो देखा हैरान रह गए, क्योंकि एक बड़ा शेर टोनी से डर के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी पूंछ भी कांप रही थी। बिजुका बोला, एक शेर एक छुटकू डॉगी से कैसे डर सकता है? बताओ भाई, क्यों अपनी शेर बरादरी की हंसी उड़वा रहे हो? शेर बनने में तुम्हारी मर्जी नहीं थी क्या? शेर बोला, सबसे पहले इस खतरनाक डॉगी को मुझसे दूर भगाओ। मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे हर किसी से डर लगता है। टोनी अभी भी भौंके जा रहा था। तू नीचे आ शेरूलाल, पहले तू मेरे पाले में आ। तुझे ये लोग जंगल का राजा कहते फिरते हैं ना, आज देखता हूँ तू कहाँ का राजा है। ऐसे काटूंगा ना कि तेरी शेर बरादरी याद रखेगी। मैं शेर नहीं हूँ, एक सिपाही था, लेकिन किसी गलती के कारण रानी मेलेडी ने मेरी आत्मा बाहर निकाल दी। भटकते हुए मेरी आत्मा शेर में आ गई। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं हद से ज्यादा डरपोक हूँ। एलिना बोली, हमारे साथ चलो। गुडविन नाम का एक मांत्रिक है जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है। वो तुम्हें इंसान बना देगा और थोड़ा सा बहादुर भी, वरना ऐसे डरपोक बनकर कब तक काम चलेगा? ठीक है मैं चलता हूँ साथ, लेकिन मेरी रक्षा करना। आगे वे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा शेरू आगे बढ़ ही नहीं रहा है, डर के मारे सीधा खड़ा हुआ है। एलिना बोली, कोई तो है नहीं, तो डर किससे रहे हो? टोनी हंसते हुए बोला, ये चूहे से घबरा रहा है। उसे डांट फटकार लगाई। तू कैसा शेर है? शेर के नाम पे धब्बा हो तुम। एक काम करो, मुंह अच्छे से खोलो, पसीना तान के दहाड़ लगाओ, चूहा भाग जाएगा। शेर ने दहाड़ा लेकर निकला मियाऊ, बिल्ली की आवाज। टोनी बोला, देख भाई, अब तू अपने गुरु की भी बेइज्जती करा रहा है। जिस पर चूहे की भी हंसी छूट गई। टोनी ने दिलासा दिया, कोई ना, अब रोने मत लग जाना, पहली बार में सबके साथ ऐसा ही होता है, सीख जाओगे। और तू चूहे हंसना बंद कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जैसे चूहा डर गया। खैर वे सब फिर आगे बढ़ने लगे। उधर महल में मेलेडी अब भी तरीका ढूंढने में लगी है। मैं एक सलाह दूं रानी जी, मैंने आपकी बहन सरसी से एक बार सुना था, सारी मुसीबत को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है नींद। ओए चेकोव, तूने मेरा काम आसान कर दिया। सच में तू बड़ा काम का है। और मेलेडी ने मंत्र पढ़ के एलिना के रास्ते पर कुछ बीज डाल दिए, जो कि तुरंत ही पौधे में बदलकर बड़े हो गए। उनमें सुंदर सुंदर फूल भी खिल गए, पर ये जहरीले फूल हैं, जिसके पास अगर कोई बहुत देर रुक गया तो बेहोश हो जाएगा और फिर कुछ देर में वो मर भी जाएगा। कुछ देर में एलिना और उसके दोस्त भी रास्ते से गुजरे। एलिना को ये नजारा काफी भा गया। देखो तुम सब, ये कितनी सुंदर जगह है। और फिर फोन निकाल के उन फूलों की तस्वीरें लेने लगी। शेर टोनी से पूछने लगा, क्या तुम शुरू से बहादुर थे? अरे नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा डरपोक था। पर एक दिन एलिना के घर रात में चोर आए लूटने के इरादे से, पर एलिना ने उन्हें देख लिया तो एलिना को मारने चोरों ने हमला किया, तो मुझे बीच में कूदकर एलिना को बचाना पड़ा। मैं बहादुर नहीं था, लेकिन एलिना के लिए बनना पड़ा। शेर को एहसास हुआ, लोग बहादुरी लेके पैदा नहीं होते, दूसरों की रक्षा के लिए बहादुर बना जाता है। एलिना बोली, आओ सब पोज में खड़े हो जाओ, तस्वीर लेनी है। जब मैं घर जाऊंगी तो सबको दिखाऊंगी। एलिना फिर एक पत्थर पर फोन रख के कैमरा ऑन करके पोज देने लगती है और वो तस्वीर ले लेता है। पर जैसे ही तस्वीर क्लिक हुई, एलिना धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके साथ शेर और टोनी भी। तीनों जिंदा लोग गहरी नींद में सो गए, लेकिन टिनमैन और बिजुका नहीं। ओए टिनमैन, इनको क्या हो गया? ये जोर से खर्राटे क्यों ले रहे हैं? कोई ना इंसान थक जाता है, उन्हें नींद की जरूरत होती है आराम के लिए, इसलिए सो रहे हैं। थोड़ी देर में जाग जाएंगे, सोने दो। उधर मेलेडी भी उन्हें बेहोश होते देख मुस्कुराई। तभी उसकी वो नजर रखने वाली जादुई आग भी नीचे गिर पड़ी, क्योंकि वो भी बेहोश हो गई थी। तो उसने चेकोव को बुलाकर जल्दी से जूते लाने को कहा। रानी जी, मैं अकेले कैसे लाऊं? टिनमैन और बिजुका तो एलिना की पहरेदारी कर रहे हैं। मेलेडी ने अपने 3 खूंखार जंगली मॉन्स्टर पेट्स को चेकोव के साथ भेज दिया और हुक्म भी दिया, कोई भी रास्ते में आए तो उसे कच्चा चबा लेना। बहुत देर के बाद भी जब वे जागे नहीं, तब चूहों की रानी रमोना, जो बहुत देर से छिपी हुई थी और उन पर नजर रखी थी, बिल से बाहर आई। उन्हें फटकार लगाई, क्या फायदा इतने बड़े शरीर का अगर उसमें दिमाग ही नहीं? दिखाई नहीं देता कि ये फूल असल में जहरीले हैं? देखो वो पेड़ सड़ के मर चुके हैं, अगर यहाँ थोड़ी देर और रुके तो तुम्हारे दोस्त मर जाएंगे। तब जाके टिनमैन और बिजुका को इस सारा माजरा समझ आया। तुरंत सबसे पहले एलिना और टोनी को उठाकर इन फूलों से दूर ले गए, क्योंकि शेर तो उनसे उठने वाला था नहीं। एलिना जागी तो वो अपने घर में थी। माँ ने आवाज लगाई, बेटा जाग गई हो तो इधर खाना खा लो। एलिना बोली, मैं आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। एलिना बेटा, पर तुम इतने दिन कहाँ गायब थी? हम भी तुम्हें याद कर रहे थे। तभी खाते हुए एलिना ने टोनी के खिलौने पर पैर रख दिया, जिसे देख पूछने लगी, मम्मी पापा टोनी कहाँ है? मॉम ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ गया था ना, तुम्हें पता होना चाहिए। घबराकर आवाज लगाते हुए घर के बाहर गई तो फिर उसकी आंखें खुली। यानी मेरा घर जाना और पेरेंट्स से मिलना ये सब सपना था, मैं यहीं फंसी हूँ अभी भी। टोनी अभी भी बेहोश था तो उसे जगाने लगी, पर वो होश में नहीं आया। रमोना बोली, डरो मत, उन जहरीले फूलों का असर कम होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी देर में जाग जाएगा।
और हाँ, एक बात और एलिना, तुम्हारा दोस्त वो शेर नहीं बच पाएगा। बेचारे बिजुका और टिनमैन पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मुझे उसके लिए दुख है। एलिना रमोना से विनती करती है कि कुछ भी करके मेरे दोस्त शेर को बचा लो। नहीं, शेर बहुत खतरनाक और बेरहम होते हैं। अगर मैं उसे बचाऊंगी तो वो मुझे ही खा जाएगा। और वैसे भी शेर हमेशा से हमारा शिकार करते आए हैं। अरे वो बहुत डरपोक शेर है, वो तो चूहे से भी डरता है। पर रमोना नहीं मानती, कहने लगी चूहे कभी शेरों की मदद नहीं किया करते। अब कोई और रास्ता न होने पर एलिना खुद शेर को बचाने अंदर जाने लगी, लेकिन टिनमैन उसे पकड़ के बाहर ले आया। छोड़ दो, मुझे अपने दोस्त शेर को बचाना है। रोने लगी क्योंकि वो शेर को बचा नहीं सके। टिनमैन और बिजुका ने भी दुख मनाया। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते एलिना। रमोना ने एलिना के गिरते हुए आंसू देखे तो उसका भी दिल भर आया। अपनी जिद छोड़ी तब शेर जिस गाड़ी पर बेहोश पड़ा था वो चलने लगती है। ये लोग तो चौंक जाते हैं कि ये कौन कर रहा है। अब ये कैसा जादू है? रमोना बोली, ये कोई जादू नहीं, मेरी प्रजा का कमाल है। उस गाड़ी के पहियों को ढेरों चूहे मिलकर चला रहे होते हैं। तब पता चलता है कि रमोना ने बांसुरी बजाकर अपनी प्रजा को इनकी मदद करने के लिए बुला लिया था। अलीना, अब तुम्हारा दोस्त अब सुरक्षित है। शुक्रिया चूहों की रानी साहिबा, मेरा शुक्रिया ना मत करो। उल्टा मैंने तो तुमसे आज ये सीखा है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने दोस्त के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें जादुई बांसुरी दे रही हूँ, ये तुम्हारे काम आएगा। तभी वे सारे जहरीले फूल उड़ने लगे, जिसे देख ये लोग समझ गए कि जरूर कोई अपनी मंत्र शक्ति से उनके रास्ते पर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कोई तो एचो ने खत्म करना चाहता है। मेलेडी जो ये सब देख रही थी गुस्से में बोली, हाँ मैं हूँ जो तुमको सबको मारना चाहती है, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहे? मेरी ये चाल भी नाकाम हो गई बताओ। पर मेरे खूंखार शेर और नौकर चकोव कहाँ मर गए? अब रात होने पर उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा, क्योंकि शेर अभी भी नींद में था और आगे उन्हें बस एक और पुल को पार करना है और फिर वो गुडविन के राज में पहुँच जाएंगे। एलिना ने फोन में अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखी, जब उसके माता पिता उसके जन्मदिन पर उसके लिए डॉगी टोनी को लाए थे, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई थी। काश सब पहले जैसा हो जाए। टोनी ने दिलासा दिया, हो जाएगा, अब हम जल्दी घर पहुंचने वाले हैं, तुम उदास मत हो। अरे कैसी बू है अलीना, मुझे शेरों की बू आ रही है। तो क्या अपना शेर होश में आ गया क्या जो तुम्हें बू आ रही है? नहीं, ये अपना वाला शेर नहीं बल्कि दुश्मन कबीले के खूंखार शेर है। शायद उसी मांत्रिक ने भेजे हैं जिसने हम पर जहरीले पौधों से हमला किया। एलिना कहने लगी, ओए बिजुके और टिनमैन जल्दी से पुल पर चलो। पर एलिना, हम शेर को अकेले नहीं छोड़ सकते। एलिना बोली, इसलिए हमें दुश्मनों को अपने पीछे लगाना होगा। टोनी यही रोक कर शेर पर नजर रखेगा। कुछ देर में ही एलिना, टिनमैन और बिजुका पुल पर पहुँच जाते हैं। पर मुसीबत ये थी कि वो पुल को पार कैसे करें, क्योंकि वो जगह जगह टूटा हुआ है। टिनमैन ने सुझाव दिया, मैं लोहे जैसा सख्त हूँ, इसलिए मैं कुल्हाड़ी फंसाकर लेट के रास्ता बना देता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी चढ़ के रास्ता पार कर लो। तो पहले एलिना और फिर बिजुका ने ऐसा ही किया। टिनमैन गिरने वाला था, लेकिन दोनों ने उसे खींच लिया। चको बड़े मॉन्स्टर शेर पर बैठा हुआ खूब हंसने लगा कि अच्छा अब तुम लोग कहाँ जाओगे, फंस गए ना। अब ये लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे बहुत बड़ा गैप होता है और इस बार तो टिनमैन के लेटने से भी काम नहीं चलने वाला था। चको बोला, जाओ बच्चों, इन्हें मारकर खा जाओ। तब उनमें से दो मॉन्स्टर शेर जबरदस्त रफ्तार में भागने लगे और फिर कूदकर एलिना पर झपटे, लेकिन उनके भारी वजन और कूदने से पुल और भी ज्यादा टूट गया। मॉन्स्टर शेर गिरने लगे तो उन्होंने अपने पंजों से पकड़ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर शेर नीचे गिरकर मारा गया। मेलेडी को बहुत बुरा लगा, कहीं ये मेरे प्यारे पालतू बच्चे भी नाकाम ना हो जाएं। इस छोटी लड़की ने तो हद ही कर दी है। कोसने लगी, छोटी लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उधर टिनमैन के साथ एलिना एक छोर पर लटकी हुई है, वही दूसरा मॉन्स्टर शेर भी उनके करीब भी लटका हुआ था। एलिना पर पंजों से हमला किया, जिस पर टिनमैन उसका सामना किया, पर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था। तो बिजुका बोला, मेरी झाड़ से मैं रस्सी बना सकता हूँ। पर तभी मॉन्स्टर शेर ने फिर से वार किया, जिस पर बिजुका ने उसे अपने साथ नीचे गिरा दिया। ये देख एलिना को बहुत दुख हुआ कि सिर्फ उसे बचाने के लिए बिजुका ने अपनी जान गंवा दी। बड़ी मुश्किल से वो टिनमैन को पकड़ के ऊपर चढ़ती है तो बचा हुआ मॉन्स्टर शेर उस पर हमला कर देता है। टिनमैन उसके साथ बढ़िया लड़ता है। तब चकोव टिनमैन पर एक पत्थर मारता है, जिससे टिनमैन अपना संतुलन खो के नीचे गिर गया। चकोव ने धमकी दी, छोटी बच्ची, तेरी ये लोहे की दुकान और वो मोटा झाड़ पौधा तो गया, अब तेरा क्या होगा? मेलेडी ने जादू से हुक्म दिया, मार डालो इसे। और वो मॉन्स्टर शेर एलिना पर झपटा मारने वाला था, पर तभी एक आवाज को सुनकर वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है अपना शेरू, वो भी सीना तान कर। शेरू ने खुद को हौसला दिया, तुझे एली के लिए बहादुर बनना ही पड़ेगा, उसे बचाना ही होगा। मॉन्स्टर शेर भी थोड़ा सा हिल गया कि भाई ये कहाँ से आ गया। शेरू के दिमाग में यही चल रहा था, दिखावा तो कर रहा हूँ बहादुरी का, पर अंदर से आत्मा हिली पड़ी है। और शेरू छलांग लगा के मॉन्स्टर शेर के पाले में घुस गया। उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई। पहले पंजे मारे, फिर एक दूसरे को दहाड़ लगा के डराने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। लड़ाई से हिस्सा टूट गया, पर एलिना दूसरे सुरक्षित हिस्से पर जा गिरी। बच गई, पर उसने देखा कि शेरू भी बिजुका की तरह उसे बचाते नीचे गिरकर मारा गया।
एलिना फिर से दुखी हुई कि मेरे दोस्त मर क्यों रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो एक बच्ची हूँ, पर मुझे हर कोई मारने में क्यों लगा है। चेकोव ने धमकाया, चुपचाप बिना कोई नाटक के अपने वो सिल्वर जूते मुझे दे दो, वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, समझी चुटकी। इन बेकार जूतों के लिए तुमने मेरे दोस्तों की जान ले ली, पागल हो क्या? ये लो जूते, मुझे नहीं चाहिए, ये मुसीबत की जड़। और एलिना ने जूते उसके मुंह पर दे मारे, जिन्हें पाकर चेकोव खुश हो गया। मैं हूँ अब नया राजा, अब सब मेरे गुलाम बनेंगे, उस मेलेडी को भी नहीं छोड़ूंगा। पर तभी टोनी ने गुस्से में चेकोव पर भौंकना शुरू किया। चेकोव ने जैसे टोनी को देखा हिल गया। मेरे पास मत आना डॉगी, तू ब्लू सिटी के नए राजा पर गुर्रा रहा है। पर टोनी अब और पास आकर जोर से गुर्राया तो चेकोव बचने के लिए पीछे हुआ। टोनी ने इस बार कूदकर झपटा मार ही दिया तो चेकोव फिर पीछे हुआ, जिससे इस बार चेकोव पुल से नीचे गिरकर मारा गया और वो सिल्वर जूते भी नीचे गिर गए। मेलेडी को बहुत बड़ा झटका लगा कि उसे सिल्वर जूते मिल ही नहीं पाए। उसे एक छोटी बच्ची और उसके दोस्तों ने हरा दिया। जोर से रोने लगी। तभी नीचे से आवाज आई और पता चला कि टिनमैन और शेरू नीचे के हिस्से पर ही गिरे थे, वो बच गए हैं। हल्की चोटें ही आई हैं बस। एलिना को बहुत खुशी हुई पर थोड़ा सा दुख भी था कि बिजुका को नहीं बचा सकी वो। तब एक और आवाज आई, देखा बिजुका ने झाड़ की रस्सी बनाई रखी है और उससे लटक रहा है। ऊपर आया तो बोला, एलिना तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये सिल्वर जूते। खैर एलिना ने सबको गले लगा लिया। अब मैं कभी तुम सबको खोना नहीं चाहती, मुझे छोड़कर मत जाना। टोनी को भी गले लगाकर बोली, तुम लोगों ने पूछा था ना कि मैं नरबख्शी की गाड़ी में खुद की मर्जी से बैठी थी या नहीं। हाँ वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपने बारे में सोचा कि मुझे पहले घर भेजो, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। तुम लोगों ने ना जाने मेरी कितनी बार जान बचाई, कितने दुश्मनों से भिड़ गए सिर्फ मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ दोस्तों। टोनी कहने लगा, हाँ मैं जानता था कि तुमने उस वक्त मुझे धोखा दिया था, पर मैंने तुम्हें उसी वक्त माफ भी कर दिया था। तू मेरी दोस्त है और दोस्तों से गलतियां हो जाती हैं, इसमें तेरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वे सब एक हुए और पुल को पार कर गुडविन के राज्य में पहुंच गए। लेकिन गुडविन के महल तक जाने के लिए उन्हें लंबी सीढ़ियों पर चढ़ाई करनी थी। टिनमैन बोला, ओए बिजुका मेरे दोस्त, सीढ़ी चढ़ने से मेरी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, थोड़ा सा तेल डाल दे ताकि मेरे पुर्जों में लगी हुई जंग हट जाए। बिजुका ने भी ऐसा ही किया। टिनमैन ने पूछा, बिजुका जब तुझे दिमाग मिल जाएगा तो क्या करोगे? ये भी कोई सवाल है? उसे लेकर घूमूंगा जैसे तुम सब करते हो, फिर मैं दिमाग वाला होशियार बिजुका बन जाऊंगा। टिनमैन बोला, जब मुझे दिल मिल जाएगा तो मैं उस लड़की को ढूंढूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। शेर तुम बहादुरी पाकर क्या करोगे? शेर बोला, कुछ मत बोल, मेरा उस लड़ाई से अभी भी दिमाग घूम रहा है, मैं तो अभी भी डरपोक हूँ। ये सुन टिनमैन और बिजुका की हंसी छूट गई। एलिना हमारे जंगल का राजा अभी भी डरपोक है। एलिना बोली, मैं भले ही अपने घर वापस चली जाऊं, लेकिन तुम सबसे मिलने के लिए जादुई दुनिया में वापस आऊंगी, पर तब तक तुम सबकी बहुत याद आएगी दोस्तों। फिर गुडविन के राज्य में वही तोता उड़कर आ चुका है। गुडविन को दिखाया तो नहीं गया और आवाज में उसने तोते से पूछा, बोल क्या खबर लाया है? महान गुडविन, आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, बस आपको एक काम करना है। एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आपसे मिलने आ रही है, आपको उसको घर पहुंचाने की इच्छा और उसके दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करना है, जिसके बदले में वो लड़की आपको जादुई सिल्वर जूते दे देगी। मेलेडी भी हार गई उस लड़की से जूते चुराने में। ठीक है तोते, मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। और इस तरह एलिना घर पहुंच गई। टिनमैन को दिल मिल गया जिससे वो वापस से इंसान बन गया। बिजुका को दिमाग मिल गया और शेर बहादुर बन के सच में जंगल का राजा बन ही गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई।